नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने बजट से जुड़ी हुई बहुत सारी फैक्टें पढ़ी और मैंने बताया आप लोगों को कि बजट कब आया, कैसे आया, क्या क्या चीज़ें होती है। इस बार हम लोग प्रॉपर बजट को ही देख लेते हैं और उससे इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये बजट जो है इस बार का वह एक अंतरिम बजट है, फुल फ्लेज बजट नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ ज़रूरत है उसको समझना होगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया 2019 से लगातार वो बजट पेश कर रही हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। बजट का जो एस्टिमेट है लगभग 47,65,000 करोड़ रुपीस का है। ये आप चाहे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये 47-65 लाख करोड़ रुपीस पिछले बार का बजट से ये थोड़ा ज़्यादा है। पिछले बार लगभग 45 लाख का बजट एस्टिमेट था। हाँ, रिवाइज्ड में यानी संशोधित रूप में कहा जाए तो 44,90,000 हो गया। चलिए इसकी बात की जाए तो ये 47,65,000 करोड़ का जो बजट है इसमें दो प्रकार से प्राप्तियां होती हैं, रिसिप्ट होता है, एक कैपिटल होता है और एक रेवेन्यू होता है। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट से लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास मिलेगा, थोड़ा बहुत देख लेंगे। और पूंजीगत प्राप्तियों से लगभग 17,64,000 रुपये, 17,64,000 करोड़ रुपीस मिलेगा। सब करोड़ में है, ध्यान रखेंगे। आपको ये भी पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट का दो कॉलम होता है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व से बहुत ज़्यादा आ रहा है, लगभग 26 लाख करोड़ रुपीस। वहीं गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू से लगभग 3,99,000 रुपए के आसपास इस बार का बजट में एस्टिमेट किया गया है। पैसा कहां कहां से आ रहा है जरा ये भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है बोरोइंग और लायबिलिटीज से, ये लगभग 28% है, ध्यान में रखेंगे, यानी उधार। इनकम टैक्स से 19% आ रहा है, ध्यान रखेंगे। जीएसटी तीसरे नंबर पर है 17%। कॉरपोरेट टैक्स जो है निगम कर 17%। नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट से पैसा जो आ रहा है यानी गैर कर राजस्व से जो पैसा आ रहा है वह 7%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी ये 5% है और कस्टम ड्यूटी 4% है। तो इसको आप अपना थोड़ा सा स्लो करके इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। आगे ये तो पैसा कहाँ से आ रहा है वो आपने देखा, लेकिन बाकी पैसा जा कैसे रहा है, क्योंकि बजट में हर वो चीज़ का लिखा हुआ रहता है। सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है वो दो में जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट में, यानी जो हमने उधारी ली उसका जो पेमेंट किया जाएगा 20%, और स्टेट्स का शेयर, टैक्सों में स्टेट का जो शेयर्स है और अदर ड्यूटीज मिलाकर के भी 20% है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज ये 20% है। इंटरेस्ट पेमेंट यानी जो ब्याज देंगे वो भी 20%। सेंट्रल सेक्टर का जो स्कीम है उसके लिए 16% है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र द्वारा प्रायोजित जो स्कीम्स है उसके लिए 8% है। डिफेंस के लिए 8% है, ये भी ध्यान रखेंगे, यहां पर दोनों ही 8% है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए भी 8% है। तो ये तीनों का 8% है, ध्यान में रखिएगा। ऊपर के दोनों 20% और ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, डिफेंस एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर भी 8% है। सब्सिडी पूछा जाए इस बार के बजट में तो 6% है और पेंशन 4% है, ध्यान रखेंगे। एक बात और भी जरा देखेंगे, वो यह है, जरा देखा जाए क्या क्या बातें की गई है, जरा इसको भी समझा जाए। इसमें कहा गया है कि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वह पिछले 4 सालों में, बजट में ऐसा कहा गया, उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। ध्यान से सुनेंगे। बजट में यह कहा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। एक बात जान लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर से कुछ चीजें बनती है, रेवेन्यू से कुछ होता नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब
जिससे कोई एसेट तैयार नहीं होगा, पेमेंट दे दो, कुछ कर दो। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि उससे आप कहीं ना कहीं कोई एसेट तैयार करते हैं, पता लगा रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, रेल बन रहा है, रेल नेटवर्क बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जरूर होता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, तो ध्यान रखेंगे इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के मुताबिक, यानी कि यदि बजट में कहा जाए 2023 और 24 के रिस्पेक्ट में 11.1% बढ़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह कितना रुपए हो गया है जरा देख लीजिएगा, वह हो गया है 11 करोड़ 11 लाख, सॉरी ठीक है, 11,11,111, बड़ा अजीब सा करोड़ रुपीस, मतलब एक बहुत ही शुभ अंक रखा गया है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इस देश के निर्माण के लिए 11,11,111 करोड़ रुपीस रखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और ये पूरे जीडीपी का कितना परसेंट है यदि कहा जाए तो 3.4% है। एकदम लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ और भी चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बार बार पूछी जा सकती हैं, इस पर भी ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू डिफिसिट यदि पूछा जाए, राजस्व घाटा, तो ये 2% है। पिछली क्लास से मैंने बता दिया है कि रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू वाले में कॉलम में रेवेन्यू प्राप्तियां, राजस्व व्यय, उन दोनों को घटा दिया जाए, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये 2% है। इस बार का एस्टिमेट 2% है, पिछले साल ये 2.8% था, ध्यान रखेंगे। आइए अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, इसको कहा गया है 0.8%। इसमें सिंपल है, मैंने पिछली क्लास में भी कहा है कि रेवेन्यू डिफिसिट जो आपका हो रहा है मतलब इतना 2%, इसमें जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, यदि उसको घटा दिया जाए एक्सपेंडिचर से तो वो आपका हो जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वो है 0.8%। पिछले साल ये कितना था, या पिछले फाइनेंस ईयर में कितना था, 1.8। पिछले बार से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहां पर आइए आगे, फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, ये 5.1% रहने की उम्मीद है, परसेंट में है ये, और 2023-24 में यह 5.8 था, मतलब इस बार अच्छा उम्मीद होने की है। आपको पता ही है कि फिजिकल डिफिसिट किसको बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, माइनस टोटल रिसिप्ट, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का हो, या सॉरी जो भी रिसिप्ट यानी प्राप्तियां रेवेन्यू की हो या कैपिटल की हो, उन दोनों को घटा दीजिए। मतलब जितना आपने खर्च किया, जितना आपको प्राप्त हुआ, उन दोनों के बीच का गैप। लेकिन इसमें बोरोइंग को हटा दिया जाता है। ठीक है, बोरोइंग को इसमें हटा दिया जाता है। बोरोइंग नहीं होता है, जो आप उधार लेते हैं उसको राजकोषीय घाटा में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे फिजिकल डिफिसिट 5.8% पिछले बार था, इस बार 5.1। प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा जो है वो 1.5% रहने की उम्मीद है, ध्यान रखेंगे। ये सब के बारे में मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है पिछली क्लास में, तो जाकर देख सकते हैं आप। पिछले साल जो प्राइमरी डेफिसिट था, प्राथमिक घाटा, वो 2.3% था, इस बार 1.5। मिनिस्ट्री को जो अलॉट किया गया है जरा देख लिया जाए। यदि आपसे पूछा जाए कितना पैसा, थोड़ा सा हल्का सा कि एलोकेशन यदि कहा जाए तो डिफेंस में याद रखेंगे, डिफेंस वाले सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपीस। उसके बाद है रोड एंड हाईवेज मिनिस्ट्री, ये उससे कम है, 2.78 लाख करोड़ रुपीस, ये लाख करोड़ रुपीस में है। उसके बाद रेलवे है 2.55। फिर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 2.13 लाख करोड़ रुपीस। आगे है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 2.03। ऊपर से 3 जरूर याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ट्रांसपोर्ट और रेलवे, ध्यान रखेंगे। इन सब ऊपर से 3 को याद रखिएगा तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, बहुत सारी बातें कही गई है इस बार के बजट में, कई योजनाओं के बारे में बात की गई है। सबसे बड़ा बात की गई है
बजट के स्पीच में और साथ ही साथ एलोकेशन में भी बहुत बातें की गई आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत यानी पीएम जय योजना जो है, इसके लिए बजट में इस बार 75,000 करोड़ रुपए का बात की गई है, दिया जाएगा। आयुष्मान भारत आपको पता होना चाहिए, ये जो योजना आई थी 14 अप्रैल 2018 को आई थी। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर झारखंड से इसको लॉन्च किया गया था। उसी साल बजट में, जिस साल इसको बात की गई थी, उस साल के बजट में अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की थी। बाद में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन जो किया था 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर के जयंती पर किया था। इसमें आपको पता ही है कि बीपीएल परिवार के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है और इसमें प्राइमरी के लिए अलॉट नहीं किया था, ये सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब जो फर्स्ट एड वाला है, बुखार उखार ये सब में नहीं, माध्यमिक यानी थोड़े ज़्यादा बीमार या थोड़ा सीरियस कंडीशन और उससे ऊपर कंडीशन के तृतीय स्तर के लोगों को इलाज करवाने की इसमें सुविधा दी जाती है। इसके अंतर्गत अब आप सार्वजनिक चाहें या निजी अस्पताल कहीं पर भी जाएं, आपको फ्री में इलाज होगा। 5 लाख रुपए तक का कवर किया जाता है पूरे फैमिली को। याद रखेंगे, आयुष्मान भारत योजना जो है, इसमें एक परिवार का 5 लाख रुपए बनाया गया है कि आप 5 लाख तक सेकेंडरी और टर्सरी स्टेज में जो बीमारियां हैं आपकी, उसका फ्री में इलाज करा सकते हैं। और याद रखेंगे, निजी और सार्वजनिक दोनों अस्पतालों के लिए है ये। आगे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको स्कीम आएगा, वो यह है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। आपको पता होना चाहिए मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए इस बार 6,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। शुरुआत में ये जो पीएलआई आया था, ये केवल 3 इंडस्ट्रीज को टारगेट किया था। एक मोबाइल और मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बनाने के लिए कंपनी जो होती है, और तीसरा मेडिकल डिवाइसेस। ये 3 में आया था शुरुआत में, मोबाइल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मेडिकल। बाद में इसको एक्सटेंड करके पीएलआई को 14 सेक्टर में कर दिया गया है। आज के तारीख में ये 14 सेक्टर में। क्या है पीएलआई, जरा समझिए। पीएलआई बेसिकली डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज receive financial reward for the manufacturing in India based on the percentage of their revenue over up to 5 years। पीएलआई का मतलब सिंपल है कि सरकार चाहे तो डोमेस्टिक हो, एक बात ध्यान रखेंगे, घरेलू हो या विदेशी कंपनी हो, जो भारत में काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसको कुछ फाइनेंशियल रिवार्ड देती है, कुछ उसको फाइनेंशियल प्रोत्साहन देती है, कुछ रिवार्ड देती है कि वो भारत में अपनी कंपनी को बनाए रखे और चलाए। और ऐसा रिवॉर्ड जो दिया जाएगा वो किस बेसिस पर दिया जाएगा? बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू ओवर अप टू 5 ईयर। 5 ईयर तक के उसके जो रेवेन्यू है, इस आधार पर उसको दिया जाएगा कुछ रिवॉर्ड। आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा पहले 3 था, अब उसको एक्सटेंड करके आपको 14 सेक्टर तक कर दिया गया है। तो ऑटोमोबाइल भी है, ऑटो कंपोनेंट भी है, ड्रग है, टेलीकॉम है, वाइट गुड्स में एसी एंड एलईडीज भी है, फूड प्रोडक्ट भी है, टेक्सटाइल भी है, सोलर भी है, केमिकल बैटरीज भी है और ड्रोन भी है। ड्रोन है, केमिकल बैटरीज है, सोलर प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल है, फूड प्रोडक्ट है, ड्रग्स है, टेलीकॉम है, वाइट गुड्स में एसीज और एलईडी रखा जाता है, ऑटो कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल, ये सभी पीएलआई में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे 14 सेक्टरों में जो मैंने बताया वो और ये। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सोलर पावर के विषय में भी बहुत सारी बातें की गई और इसको बहुत सारा इनहेंस करने की बात की गई। लगभग 8500 करोड़ रुपए की आवंटित करने की इसमें बात की गई है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है इंस्टॉल कैपेसिटी में 4थे नंबर पर है। सोलर पावर इंस्टॉल में मतलब इतना हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। चाइना, यूएसए और जर्मनी के बाद भारत का जो स्थान है वह 4था है टोटल सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में। इंडिया की बात की जाए क्योंकि देखिए इसमें मैंने सिर्फ बजट नहीं बताया है, इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो आपको इसी क्लास में मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ से बहुत
सटीक चीज़ें मिलेगी। भारत में यदि कहा जाए कि सोलर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसके लिहाज से नंबर 1 पर तमिलनाडु है, सेकेंड पर गुजरात है और थर्ड पर महाराष्ट्र है। यदि आपसे पूछा जाए कि अभी भारत ने कितना लगभग मेगावाट बिजली को इंस्टॉल कर दिया है सोलर पावर में, तो लगभग 70.10 मेगावाट बिजली इंस्टॉल कर दी गई है सोलर पावर इसमें। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो NISE है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर जो एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग ये बात की गई है कि जो हमने इंस्टॉल किया है लगभग कितना किया है, 70 मेगावाट, ठीक है, 0.1 हटा देते हैं। लेकिन भारत के पास पोटेंशियल कितना है, जो पोटेंशियल यानी सामर्थ्य कितना है, भारत के पास सूर्य ऊर्जा से जो सामर्थ्य है वो 748 गीगावाट का है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। आगे चलिए। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह है कि ये मेगावाट नहीं है, ये गीगावाट होगा। लगातार मैंने यहां पर, मैं इसको काट दूं, कर देता हूं मैं सही, जो बोला गया उसी को मैंने लिख दिया। ये गीगावाट है, यानी अभी तक जो इंस्टॉल किया गया ये 70 गीगावाट है और कैपेसिटी कितना है, 748 गीगावाट। और माना जाता है कि ये केवल 3% ऑफ इनके अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के अकॉर्डिंग कहा गया कि ये केवल 3% ऑफ जो हम लोग का वेस्टलैंड है, यदि उसको कवर कर दिया जाए पीवी मॉड्यूल से, सोलर पीवी मॉड्यूल से, तो हम लोग इतना प्राप्त कर लेंगे। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे रूफ टॉप सोलराइजेशन के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई है, जरूर इसको देखेंगे आप लोग और पढ़ेंगे। आगे पीएम उज्ज्वला योजना, इसकी बात भी की गई। बजट में निर्मला सीतारमन ने अपनी स्पीच में कई बार इसको कहा है, आपको पता होना चाहिए। पीएम जो उज्ज्वला योजना है, यह बेसिकली 2016 से आया हुआ है और बीपीएल के लोगों को दिया जाता है। इसमें मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है एलपीजीज का, आपको पता होगा। उजाला योजना के बारे में भी निर्मला सीतारमन ने अपनी वक्तव्यों में बहुत सारी बातें की। ये एलईडी बल्ब देने की योजना थी सरकार की ओर से, 2015 से आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। और ये कौन चला रहा था ये योजना? इम्प्लीमेंटेड बाय एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड एज अ वेंचर ऑफ पीएसयू अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यही इसको चलाता है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। स्ट्रीट लाइट के बारे में भी बात की गई। स्ट्रीट लाइट का जो योजना है SNLP, इसके बारे में भी बाकायदा इस बात को बजट में बोला गया कि हम लोगों ने इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, ध्यान रखेंगे। और जो बातें कही गई वो यह था कि 5 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था बाय पीएम मोदी। इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सब बातें बजट में आई हुई है। बजट में जो स्कीम आ रहा है या जो स्पीच में बोला जा रहा है, उन सब स्कीमों का आना एक तरह से कहा जाए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें सिंपल सी बात था कि इसमें रिप्लेस करना था, जो कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइटें थी उसको रिप्लेस करना था विथ स्मार्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट एलईडीज स्ट्रीट लाइट के द्वारा। 5 जनवरी 2015 को ये लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, निर्मला सीतारमन ने बजट में जो बातें कही, जरा उसको समझा जाए। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से 2047 तक भारत विकसित करना है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत और पंच प्राण फाउंडेशन के रूप में कार्य करेंगे। इन शब्द का उन्होंने बाकायदा उपयोग कहा कि जब भी हमें इतना 47 तक विकसित होना है तो पहले तो ये टैगलाइन याद रखें, इसका प्रयास जरूरी है। लेकिन फाउंडेशन के रूप में कौन काम करेगा? आत्मनिर्भर और पंच प्राण। आपको पता होना चाहिए कोविड-19 के समय में आत्मनिर्भर भारत का अनाउंसमेंट किया था 2020 में मोदी जी ने, और इसको बजट में एक बहुत भारी भरकम पैकेज के साथ समाहित किया गया था 2021 के बजट में आत्मनिर्भर भारत को। वहीं पंच प्राण जो 76वां इंडिपेंडेंट दिवस था 2022 में,
मोदी ने अपने स्पीच में बाकायदा इस पंच प्राण के बारे में कहा था। पहला प्राण में उन्होंने कहा था गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। पहला प्राण क्या है? गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। सेकेंड कहा था उन्होंने रिमूव एनी टाइप ऑफ ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, सभी प्रकार की गुलामी की मानसिकता को छोड़ना। तीसरा था टेक प्राइड इन आवर रूट्स, अपनी जड़ों में को प्राइड किया जाए, अपनी जड़ों को गौरवान्वित करने की बात उन्होंने की। चौथा जो प्राण है वह है यूनिटी, एकता और अखंडता। और फिफ्थ था सेंस ऑफ ड्यूटीज अमॉन्ग दिस सिटीजन, यानी कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए किसके बीच? जनता के बीच, नागरिकों के बीच। ये पंच प्राण चूंकि बजट में था तो ये आपको जानना था। 76 इंडिपेंडेंस डे पर इसको बातें की गई थी। आगे देखिए, 1 मिनट। हाँ, बहुत बातें बजट में की गई, इसके बारे में भी, जल जीवन मिशन के बारे में और हर घर जल के बारे में। हर घर जल अगस्त 2019 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया और ये एक पार्ट है, एक भाग था जल जीवन मिशन का। यानी हर घर जल क्या है? हर घर जल जो है वो जल जीवन मिशन का एक भाग है और इसे शुरुआत किया गया था 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। क्या कहा गया इसमें जरा देखा जाए। हर घर जल में पहला बात कहा गया, इसमें एक डेटा दिया गया। कहा गया कि भारत में जो 25 करोड़ घर में से ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 19.5 करोड़ घर है, पहला पॉइंट। और हर घर जल में ये बात कहा गया इन सभी में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की उपलब्धता करानी है, प्रति व्यक्ति, न कि प्रति परिवार। हर घर जल ग्रामीण क्षेत्रों में। आगे इसमें एक बात और भी कहा गया, वो यह है, इसका जो क्लॉज है, जो हर घर जल का जो बातें हैं, इसमें जो बातें थी वो यह है, कहा गया कि फाइनेंस यानी वित्तीय और तकनीक ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, लेकिन वर्क विल बी कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हर घर जल मिशन का इस बात को आप समझ सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा वर्क, क्योंकि पानी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें कोई भी पानी नहीं दे सकते, पेयजल की बात की गई है और बाकायदा स्टैंडर्ड है इसका, BIS 10,500 स्टैंडर्ड का पानी अवेलेबल कराना है पूरे के पूरे रूरल इंडिया में। ठीक है, हर घर जल। आगे एक बात और भी कहा गया, जरा देखा जाए। अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट बजट में क्या कहा गया कि हम लोग का डेवलपमेंट का अप्रोच कैसा होगा? ऑल अराउंड, सभी जगह, ऑल परवेसिव एंड ऑल इंड्यूसिव, यानी सर्व समावेशी। ये 3 लाइन याद रखेंगे, आपको हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये तीनों पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में कि अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट में क्या कहा गया है। इन 3 शब्दों को ध्यान में रखिएगा। इसी बजट में पीएम की बातों को दोहराया गया कि भारत में 4 मेजर कास्ट हैं, एक है अन्नदाता, दूसरा है गरीब, तीसरा है महिलाएं और चौथा है युवा। बजट में एक बात कही गई कि पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने 25 करोड़ लोगों को फ्री कर दिया है, बाहर निकाल दिया है फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। अभी हाल ही में NSO का रिपोर्ट आया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर, ध्यान रखेंगे। और कहा है, उसने कहा है कि 5% लोग भारत के मात्र गरीब हैं, इसको ध्यान रखेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 66 है, ध्यान रखिएगा। जो ऑल ओवर ग्लोबली जो निकाला जाता है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, इसमें 3 चीज को रखा जाता है, हेल्थ, एडुकेशन और लाइफ स्टाइल, यानी कि जीवन स्तर, ध्यान में रखेंगे। भारत के लिए जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको जो जारी करता है वो नीति आयोग करता है।
ये वाला जो है ग्लोबली, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भारत सरकार स्वयं भी, नीति आयोग जो है वह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को निकालती है, और इस सूचकांक के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लोग जो गरीब, परसेंटेज के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंट के लोग जो गरीबी रेखा से बाहर हुए या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर हुए, वो बिहार था 18.1%, उसके बाद सेकेंड एमपी 15.2% और देन यूपी 14.8%। सबसे परसेंटेज में बिहार, उसके बाद एमपी, फिर यूपी। लेकिन यदि हेड काउंट में कहा जाए, यानी कि संख्या में कहा जाए, तो सबसे ज़्यादा लोग जो पॉवर्टी से बाहर हुए वो किस स्टेट के कहलाएंगे, तो वह उत्तर प्रदेश होगा। ध्यान में रखेंगे। आगे आगे देखिए और समझिए। देखिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के थ्रू पीएम जनधन अकाउंट में भेजे। कितना लाख? 34 लाख करोड़ रुपीस। और गवर्नमेंट ने इस बात को कबूल किया कि लगभग 2.7 लाख रुपए हम लोगों ने सेव किया, क्योंकि लीकेज से पैसा बाहर हो सकता था, सीधा उसके अकाउंट में जाने से हम लोगों ने 2.7 लाख करोड़ रुपीस का सेविंग किया। आगे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बहुत सारी बातें की गई इस बजट में, ध्यान रखेंगे। तो मैं पहले बोल दूं, पीएम स्वनिधि योजना जो है वो 1 जून 2020 को आई थी। ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, यानी फेरी वाले जो होते हैं, जो इधर उधर भटकते हुए काम करते हैं, रेडी पटरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी ये बात की गई, उसको आत्मनिर्भर करने के लिए लाया गया। रेडी पटरी, फेरी वाले, इन सबको। इसमें 3 तरह के फंड हैं, 10,000, 20,000 और 50,000। पहली बार आपको 10,000 रुपये मिलेगा, यदि उसे आपने सही समय पर वापस कर दिया तो 20,000 रुपये दिया जाएगा, और यदि उसकी भी अदायगी आपने सही समय पर कर दी तो तीसरा क्रेडिट आपका बन जाएगा 50,000 का। ठीक है। ये जो फुल्ली फंडेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, लेकिन ये दोनों जगह संचालित होता है, रूरल के भी जगह और अर्बन के भी जगह, ग्रामीण जगह भी और शहरी जगह, दोनों जगह ये फुल्ली तरीके से चलता है। यहां पर एक और बात देखा जाए आगे, पीएम जनमन योजना, ये बेसिकली पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप के लिए लाया गया था। पीवीटीजीएस मतलब आदिवासियों में भी जो बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही आदम प्रकार के हैं, उनके लिए लाया गया है। आदिवासियों में भी आदिवासी, टू पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप। क्या लाया गया था? इसका फुल फॉर्म है जनमन का, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये फुल्ली सेंटर्ड का स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स इसको देख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बात रखेंगे जरा समझा जाए। 1973 में देवभर एक कमीशन आया था, 1973 में देवभर कमीशन। इन्होंने सबसे पहली बार प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की बात की थी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की बात की थी, और इसी ग्रुप को आगे चल करके 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम बदल करके प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को बढ़ा करके क्या कर दिया गया? पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया। तो यानी किसके कमीशन से, किसकी रिपोर्ट से यह नया ग्रुप बन करके आया था? तो देवभर कमीशन रिपोर्ट 1973, इसका नाम बदल करके 2006 में ये हुआ। भारत में ऐसे ग्रुपों की संख्या 75 है टोटल, ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा उड़ीसा में है 15, सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश में 12, बिहार और झारखंड में 9 पीवीटीजीएस ग्रुप हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे तो इस बजट में जो बातें, असल में जो प्रोग्राम लाया गया जनमन, इसमें कहा गया क्या क्या चीज को हम कवर करेंगे। तो पहला बात तो है कि बहुत सारी बातें की गई।
यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि जो ऑल 4 ग्रुप्स ऑफ अंडमान, अंडमान के चारों ग्रुप और निकोबार के एक ग्रुप को भी इसमें रखा गया है एज ये। इसमें पीएम आवास योजना स्कीम को पूरे अच्छे तरीके से चलाना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर करना है, एजुकेशन करना है, न्यूट्रिशन देना है, रोड देना है, टेलीकम्युनिकेशन देना है, इस्टेब्लिश करना है वन धन विकास केंद्र फॉर ट्रेडिंग इन दी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रेड करने के लिए वन धन विकास केंद्र की स्थापना करना है। ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम से उनके यहाँ बिजली पहुंचानी है, कितने को? लगभग 1 लाख हाउस होल्ड्स को। और सोलर स्ट्रीट लाइट, ये सब इसमें शामिल है। तो ध्यान में रखेंगे इस सब बातों को आप लोग जब इसको आप पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। इस जीडीपी में निर्मला सीतारमण ने जीडीपी का एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ये बातें कही जीडीपी का फुल फॉर्म। और एफडीआई के लिए उन्होंने बस वर्ड यूज किया, फर्स्ट डेवलप इंडिया। ठीक है। बजट में कहा गया एवरेज रियल इनकम जो है भारतीयों का 50% इंक्रीज हो गया है, 50% इंक्रीज हुआ है एवरेज रियल इनकम। आगे कहा गया कि 70% जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत में जो घर दिया गया है वो विमेंस को दिया गया है। याद रखें किसको दिया गया है? विमेंस को। कितना परसेंट? 70%। पीएम आवास योजना के अंतर्गत में, पीएम आवास योजना रूरल एरिया में यानी ग्रामीण, क्योंकि पीएम आवास योजना 2 चल रहा है, शहरी और ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्र में 70% विमेंस को दिया गया है। अब ग्रामीण की बात हो रही है तो जरा देख लीजिए ग्रामीण के बारे में। पीएम आवास योजना ग्रामीण क्लोज टू अचीव टारगेट 3 करोड़ हाउसेस, ये 3 करोड़ हाउसेस के टारगेट को पूरा करने वाली है और 2 करोड़ टारगेट पूरा कर लेगी अगले 5 सालों में। तो याद रखेंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात हो रही कि 3 करोड़ प्राप्त कर लिया गया और 2 करोड़ अगले 5 साल में प्राप्त करने की सरकार की पूरी योजना है। पीएम आवास योजना जो है ये 1 अप्रैल 2016 को आया था, याद रखेंगे। बेसिकली पीएम आवास योजना ग्रामीण, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है बीपीएल परिवारों के लिए। स्टेट और सेंटर का रेशियो, सेंटर 60% और स्टेट 40% है। हिली एरिया में देखा जाए तो सेंट्रल 90% है। यहां पर ध्यान रखेंगे पीएम आवास योजना जो अर्बन है यह थोड़ा पहले शुरू हुआ था, क्योंकि पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है यह 1 अप्रैल 2016 को आया था ग्रामीण वाला। अर्बन वाला 25 जून 2015 को आ गया था और इसमें बाकायदा कहा गया था कि 2022 तक सभी को हाउसेस दे दिया जाएगा। और पीएम आवास योजना जो अर्बन है वह चलाया जाता है अर्बन एंड हाउसिंग एंड अफेयर मिनिस्ट्री, अर्बन हाउसिंग या अर्बन हाउसिंग अफेयर मिनिस्ट्री इसको चलाती है। तो याद रखेंगे पीएम आवास योजना जो अर्बन है वह 2000 वह थोड़ा पहले आया है, ग्रामीण वाला थोड़ा बाद आया है। और इसमें कहा गया था अर्बन वाले में कि 2022 तक हम लोग सबको आवास दे देंगे। टोटल मिलाकर यदि कहा जाए तो ये कहा गया कि पीएम आवास योजना जो है चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, उन दोनों के लिए इस बार बजट में जो अलॉट किया गया है पैसा वो लगभग 80,000 करोड़ से ऊपर का है। इससे पहले वाले में 79,000 करोड़ था, अभी 80,000 करोड़। बजट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने पंचामृत गोल की भी बात की, खासकर उस परिप्रेक्ष्य में जब भारत कमिटेड है कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। बजट में नेट जीरो की बात भी की गई। तो पंचामृत गोल की बात बजट में की गई। याद रखेंगे कोप 26 में आया था, ग्लासगो में जो इंग्लैंड में हुआ था उसमें मोदी ने सब बातें की थी। यूएनएफसीसी का जो सम्मेलन हुआ था उसका 5 एलिमेंट इसमें क्लाइमेट एक्शन के लिए बोला गया कि इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन है उसमें उन्होंने 5 गोल निर्धारित किए और उसी को पंचामृत कहा गया। पहला पॉइंट यह है कि इसमें यह कहा गया कि हम 500 गीगावाट नॉन फ्यूसल एनर्जी कैपेसिटी अर्जित कर लेंगे 2030 तक। 500 गीगावाट नॉन फ्यूसल एनर्जी यानी गैर परंपरागत सोर्स से। दूसरा 30% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, 30% रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट
30% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो हम लोग है रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा कर लेंगे 2030 तक। दूसरा पॉइंट, 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट नॉन फ्यूल एनर्जी, पूरे एनर्जी का 30% रिन्यूएबल एनर्जी से कर लेंगे 2030 तक। तीसरा बात इसमें कहा गया, रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। मतलब जब इन्होंने बात किया है ना कोप 26 में ये सब बातें कही, तो उन्होंने कहा कि अभी से लेकर के हम लोग 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसको 1 बिलियन टन तक कम कर देंगे 30 तक। आगे कहा गया, रिडक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल। यानी कार्बन इंटेंसिटी ऑफ कार्बन जो इंटेंसिटी है इकोनॉमी, कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी को हम लोग 45% तक कर देंगे बाय 2030 ओवर द लेवल ऑफ 2005। और नेट जीरो की बात तो उन्होंने की ही 2070 तक। आगे चलिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में भी बात किया गया और इसमें कहा गया कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को पता होना चाहिए 2018 से चल रहा है, 112 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, 27 स्टेट में 27 स्टेट के 122 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है ये। और जो डिस्ट्रिक्ट्स जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देना है। इसके लिए बाकायदा नीति आयोग जो है अपना एक रैंकिंग भी लाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, वह है डेल्टा रैंकिंग। आप जानते होंगे, आपको पढ़ना भी होता है, ध्यान रखेंगे। आगे इसमें जो इंडिकेटर्स माने गए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 5 ब्रॉड सोशो इकोनॉमिक थीम्स रखे गए हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पहला, इन सब आधार पर चेक करेंगे, आपस में कंपटीशन होगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो ब्रॉड सोशल इकोनॉमिकल थीम से क्या क्या रखा गया है, इंडिकेटर्स में इसी तरह कहा जाए तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बजट में बाकायदा कहा गया है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट चल रहा है, लगातार चल रहा है इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसको साबित करने के लिए उन्होंने क्या कहा जरा देखिए, इसको साबित करने के लिए कि काम बहुत अच्छा कर रहा है, क्या कहा जरा देखिए कि परसेंटेज ऑफ वुमेन्स फॉर एंटी नेटल केयर विद इन फर्स्ट टेमिस्टर 2018 कितना था, 68% था और 2023 में ये बढ़ करके 89% हो गया। तो बता रहा है कि विमेंस का जो एंटी नेटल केयर है बेसिकली उसमें जो परसेंटेज है अच्छा होता जा रहा है। पहले कम था, 2018 में 68% ही था, अब जो है 89% हो गया है। मतलब कि यदि कहा जाए कि जब वो प्रेग्नेंट होती है उससे पहले वो डॉक्टर के पास जाए, बाद में जाए, फिर अस्पताल में जा करके अपना डिलीवरी कराए, तो ये सब चीज़ों को एक तरह से कहा गया कि पहले ये सब चीज़ों पर ध्यान 68% था, उन 112 डिस्ट्रिक्ट में वो बढ़ करके 89% हो गया, बजट कह रहा है। दूसरा बजट कहता है कि इनरोलमेंट इन दी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम ज्योति बीमा योजना पर लाख 2018 में 1737 था उन 112 डिस्ट्रिक्ट में, यह बढ़ करके 2023 में पर लाख 13,195 हो गया। तो ये बता रहा है कि जो हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उन जगहों पर अच्छा काम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पीएम जीवन ज्योति योजना जो है ये बेसिकली 18 से 50 साल के लोगों के लिए कवर करता है। इसमें 300 रुपये एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस है, पुअर और जो लो इनकम सेक्शन वाले लोग हैं उनके लिए, पुअर्स के लिए और लो इनकम वाले लोगों के लिए है इसके। और ये कवर कितना करता है, 8 से 50 साल तक के कवर करता है लोगों को। 300 रुपये आपको देने होते हैं प्रीमियम के रूप में प्रत्येक सालाना, और 2 लाख रुपए तक का एनुअल ये लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं मरने पर। ठीक है, आगे आइए। पीएम मुद्रा योजना के बारे में भी बहुत सारी बातें इस बजट में की गई है, ध्यान रखेंगे।
तो पीएम मुद्रा योजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे पीएम मुद्रा योजना के लिए कोई गारंटर की जरूरत नहीं होती कि आपको कुछ गारंटी देना हो कि आप कुछ चीजें रखें तभी आपको बैंक लोन देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखेंगे। और यह योजना केवल और केवल नॉन एग्रीकल्चर के लिए मिलता है, नॉन कॉर्पोरेट के लिए मिलता है और नॉन एमएसएमई सेक्टर के लिए मिलता है। मतलब कोई भी चल जाएगा और मिल जाएगा नहीं, गैर कृषि कार्य, गैर कॉपरेटिव और गैर कॉर्पोरेट और गैर एमएसएमई के लिए केवल मिलता है। क्या क्या चीज के लिए मिल सकता है पीएम मुद्रा योजना से? तो भूमि परिवहन के लिए आपको पैसा मिल सकता है। आप प्रोजेक्ट दिखाइए, मुझे ई रिक्शा लेना है। सेवा क्षेत्र में दिखाइए, सर्विस सेक्टर में, फूड प्रोडक्शन में जैसे पापड़ वगैरह इंडस्ट्री लगाना है या अचार की इंडस्ट्री लगाना है। कॉटन इंडस्ट्री बेसिकली हथकरघा उद्योग, बड़ा बड़ा टेक्सटाइल नहीं, हथकरघा, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के लोन भी हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। आपको पता होगा शिशु लोन 50,000 तक के लिए है, सरकार वहीं तक देगी। किशोर लोन उनको बोला जिनको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का है, और तरुण लोन 10 लाख रुपए, ठीक है, इसमें मिलता है। आगे आइए, इसमें कहा गया है कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन हैव बीन गिवन टू वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। 30 करोड़ मुद्रा योजना जो लोन है वो केवल और केवल विमेंस को दिया गया है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वैसे यदि कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू बजट 43 करोड़ लोन्स अभी तक दिए जा चुके हैं, जिसमें से कितना लाख रुपए दिया गया है सब मिलाकर के 22.5 लाख करोड़ रुपीस। 43 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है। कितना रुपए सब मिलाकर के 22.5 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि 30 करोड़ मुद्रा योजना का जो लोन है वो केवल महिला एंटरप्रेन्योर को दिया गया है। जब महिलाओं की बात आई है तो आगे भी देख लीजिए क्या क्या है। फीमेल इनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन वो इंक्रीज कर गया है। क्वेश्चन आ सकता है कितना परसेंट इंक्रीज किया है? 28%। गर्ल एंड वीमेन इनरोलमेंट इन द स्टेम यानी साइंस स्ट्रीम में, मैथमेटिक्स में वो बढ़ गया है, वो अब 40% हो गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला, अगला योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसको भी जरा देख लेते हैं। इसमें भी इसका भी बाकायदा बजट में कई बार जिक्र हुआ। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये 29 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। ये आर्टिजन और क्राफ्ट पीपल के लिए, हथकरघा उद्योग से संबंधित लोगों के लिए है। और इसमें 18 ट्रेड्स को इंक्लूड किया गया। कितने किया गया? 18। इसमें 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा 5% के रेट से। लेकिन ये उन्हीं को लोन दिया जाएगा जो किसी भी अन्य स्कीम में पिछले 5 साल से कोई लोन प्राप्त नहीं किया है। पिछले 5 साल में उन्होंने किसी से कोई और लोन प्राप्त नहीं किया, वैसे लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए पात्रता को कम से कम 18 साल पार हो जाना चाहिए। इसके अंतर्गत बाकायदा बोला गया है कि 5 से 15 दिन का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के पीरियड में आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। आफ्टर ट्रेनिंग आपको 15,000 रुपए दिया जाएगा टूल किट को खरीदने के लिए, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अन्नदाता सेक्शन में जरा देख लेते हैं क्या क्या बातें की गई। पहला बात तो यह था कि पीएम किसान सम्मान की बात की गई है कि बाकायदा बहुत सारा पैसा भारत सरकार प्रत्येक साल भेज रही है। आपको पता होगा कि 6,000 रुपए सालाना भारत सरकार भेजती है पीएम सम्मान, किसान सम्मान जो योजना है उसके अंतर्गत। और ये 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में आता है। 100% सेंटर का स्कीम है, आपको पता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, परिवार को जो परिभाषित किया गया है पीएम किसान सम्मान में, वो है पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे। तो याद रखेंगे डीबीटी है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आगे बात की गई है पीएम फसल बीमा योजना, एफ है पीएम फसल बीमा योजना 2016।
बजट में इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई। आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको देखता है। 16 में आया था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली एरियाज के लिए 90 और 10 का रेशियो है, सेंट्रल गवर्नमेंट 90, लेकिन अदर स्टेट्स के लिए 50-50 का है। पहले ये अनिवार्य था, सभी किसानों को करना ही था। 2020 से ये वैकल्पिक हो गया, ऐच्छिक हो गया, वॉलंटरी हो गया। अब जो चाहता है उसी को केवल मिलेगा बीमा कवरेज, सबको नहीं मिलेगा। इसमें हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड और फूड ग्रेन तीनों को रखा गया। ध्यान में रखेंगे, हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया बागवानी, तिलहन और फूड ग्रेन। खरीफ रबी हॉर्टिकल्चर के लिए अलग अलग प्रीमियम की दर है। खरीफ के लिए 2.7 है, रबी के लिए 1.5 है, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के लिए 5% का लोन है। एक बात ध्यान रखेंगे वो यह है कि इसमें जो कवर किया गया है फिर फसल बीमा योजना में, उसमें बाकायदा आपदा तो है ही, चाहे वो फ्लड हो गया हो, चाहे वो बाढ़ आ गया हो, सूखा आ गया हो ये। लेकिन इस बार जो 2016 का जो फसल बीमा योजना था, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इसने पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब फसल कटाई के बाद 14 दिन तक को भी कवर किया है। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने जैसा कहा कि आपदा, फ्लड और फायर, सूखा था ही, लेकिन साथ साथ इसमें वॉर भी है। यदि युद्ध हो जाए, फसल खराब हो जाए, दंगा, अटैक ऑफ एनिमल्स, न्यूक्लियर लीकेज, इन सब की भी बातें इस योजना में है, ध्यान में रखेंगे। ई-नैम की बातें की गई। सरकार ने बाकायदा कहा, इस बजट में कहा कि हम लोगों ने 1361 मंडी को आपस में इंटीग्रेट कर दिया है, ऐसा बजट में कहा गया। इस बार के बजट में यह कहा गया कि 1361 मंडियों को इंटीग्रेट कर दिया है। यह भी कहा गया अकॉर्डिंग टू बजट कि 1.8 करोड़ फार्मर प्रोवाइडेड सर्विसेज, 1,80,00,000 फार्मर्स को इससे सर्विस प्रोवाइड हुआ है, और ट्रेड वॉल्यूम जो था वो 3 लाख करोड़ का हो चुका है। एक बात याद रखेंगे, ई-नैम जो था वो 2016 में आया हुआ एक है योजना। इसके अंतर्गत एपीएमसी जितनी भी मंडियां हैं भारत में, उसको आपस में डिजिटली जोड़ना है। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, और ये क्या करेगा, जब जोड़ने से क्या होगा, इससे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा किसानों को। किसान आराम से देख सकते हैं ई-नैम में जा करके कौन सी मंडी में कितना भाव चल रहा है, और उनका मर्जी वो जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। ध्यान रखेंगे, हर स्टेट का अपना है ना एपीएमसी एक्ट होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पीएम श्री योजना के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई है इस बार के बजट में। ध्यान रखें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है नया वाला 2020 में, यदि इसको आगे बढ़ना है तो इसके सपोर्ट के रूप में पीएम श्री काम किया जाएगा। पीएम श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसको स्टार्ट किया गया था शिक्षक दिवस के में, ऑन टीचर्स डे, जो बर्थडे है राधा कृष्णन का 1962 में। ये बाकायदा आपको पता है राष्ट्रपति भी बने थे भारत के, तो 1962 में राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, ये कहीं डेट ऑफ बर्थ में समझ लीजिएगा, ठीक है, राष्ट्रपति। तो 5 सितंबर को, जिस दिन टीचर्स डे था 2022 में, उसी दिन लॉन्च किया गया था। कहा क्या गया है जरा देखा जाए। कहा यह गया है कि 15,500 से अधिक स्कूल जो है उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा, अच्छा कर दिया जाएगा, सारे फैसिलिटीज दिया जाएगा, लैब को अच्छा किया जाएगा, पानी, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सब चीज को अच्छा किया जाएगा। ये सब बारे में बात की गई है। आगे चलिए, स्किल इंडिया मिशन पर भी बहुत सारी बातें की गई, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें बाकायदा कहा गया है कि 1.4 करोड़ लाख यूथ को ट्रेन किया जा चुका है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है, और अप स्किल्ड एंड री स्किल्ड लगभग 54 लाख लोगों को यानी यूथ को किया जा चुका है। मतलब ऐसे ट्रेन तो 1.4 करोड़ यूथ को किया गया है, लेकिन री स्किल्ड और अप स्किल्ड किया गया है 54 लाख यूथ को। आपको है ना, फिर आगे और बहुत सारी बातें की गई है, यूथ के लिए ही बहुत सारी बातें की गई। इसके लिए स्किल इंडिया के लिए बहुत जरूरी था कि आईटीआईज को बढ़ाया जाए। तो सरकार ने कहा कि हम लोगों ने 3000 नए आईआईटीज को आईटीआई को इस्टेब्लिश किया है। कितना? 3000, यानी 2014 के बाद से 3000 नए आईआईटी आईटीआई इस्टेब्लिश हुए हैं। आगे और क्या क्या बात की गई जरा देखा जाए।
सरकार ने ये कहा कि आईआईटी, अब आईआईटी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, आईटीआई हो गया। सरकार ने कहा कि 2014 में जब हम आए थे उस समय सिर्फ 16 आईआईटी थे और आज जो है आईआईटी की संख्या 23 हो गई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो आईआईटी बना था 1950 में, ये कॉन्सेप्ट आया था और पहला आईआईटी खड़गपुर है 1951, यानी पहला जो आईआईटी बना था खड़गपुर बना था 1951। कुछ और बातें कर लेते हैं आईआईटी के बारे में। आईआईटी बम्बई 1958 में आया था, आईआईटी मद्रास 1959 में आया था, आईआईटी कानपुर ये भी 1959 में है, आईआईटी दिल्ली 1961। रुड़की जो था, यहां पर क्या देना है ध्यान देखिए, रुड़की को आईआईटी का दर्जा 2002 में मिला है, लेकिन जब रुड़की एक संस्थान के रूप में, एक इंस्टीट्यूट के रूप में बहुत पुराना है, वो 1847 में ही स्टैब्लिश हो गया था। तो याद रखेंगे रुड़की जो था एक इंस्टीट्यूट के रूप में 1847 का, बहुत पुराना है, लेकिन वो है ना आईआईटी का दर्जा उसको 2002 में मिला। उसी ढंग से बीएचयू 1919 में आया, लेकिन इसको आईआईटी का दर्जा 2012 में मिला है, ध्यान रखेंगे। पडक्कल को 2015, त्रिपुरी को 2015, धनबाद जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, वैसे ये 1926 का था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसको 2016 में इसको भी दे दिया गया आईआईटी का दर्जा, ध्यान रखेंगे। आईआईटी भिलाई 2016, धारवाड़ कर्नाटक में आईआईटी 16, जम्मू आईआईटी 2016, गोवा आईआईटी 2016। तो कुछ जो 16 की आईआईटीज हैं कम से कम उनको देख लीजिएगा, धनबाद, भिलाई, धारवाड़, जम्मू और गोवा। वैसे जो धनबाद है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926 में स्टेब्लिश हुआ था। यहां पर एम्स की बात भी की गई थी, एम्स की बात भी की गई। कहा गया कि 2014 में सिर्फ 7 एम्स थे और अब 2022 में संख्या बढ़ करके 22 हो गई है एम्स। तो आपको पता है अभी हाल ही में राजकोट में भी एम्स स्टेब्लिश हुआ और कहां कहां हुआ है जरूर देखिएगा। दिल्ली में सबसे पहली बार एम्स स्टेब्लिश हुआ था 1958 में, ध्यान रखेंगे। यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात किया गया, कहा गया कि यूनिवर्सिटीज में कहा गया कि 2014 में 723 यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन 2014 में कितने थे, 723, और 2023 में इसकी संख्या बढ़कर के 1113 हो चुकी है। तो बड़ी बड़ी बातें इसमें की गई, ध्यान रखेंगे। आगे आइए, अब और आगे आते हैं, जरा देखा जाए बजट के कुछ और प्रारूप के बारे में जरा देखा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या क्या कहा गया। इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स अंडर पीएम गति शक्ति टू इंप्रूव लॉजिस्टिक इफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिड्यूस। इसमें यह कहा गया कि पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक मतलब यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, ताकि आवाजाही का पैसा बचे लोगों का, इसके लिए 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। जरा देखा जाए क्या है पूरी बात, जरा समझा जाए। देखिए, आप पीएम गति शक्ति योजना जरूर देखिएगा, इसको जरूर देखना। 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड। पहला होगा रेलवे कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल्स और सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा होगा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा होगा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। जहां पर हाई ट्रैफिक है मतलब बहुत ज्यादा ट्रेन आता है, उसके लिए एक अलग कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए अलग कॉरिडोर और एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट के लिए अलग कॉरिडोर। ये 3 कॉरिडोर बनाया जाएगा रेलवे के द्वारा अलग तरीके से, ताकि बहुत तेजी से काम हो। गति शक्ति योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ये बातें की गई, आगे चला जाए। बजट में एक बात और भी कहा गया है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 22% है, ध्यान में रखेंगे। और जो कुछ 15% फॉर सर्टन न्यू मैन्युफैक्चर कंपनीज। तो याद रखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स जो है 22% है फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, बाकायदा डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 22% कॉर्पोरेट टैक्स है। 15% भी कुछ के लिए है जो बहुत ही न्यूली मैन्युफैक्चर कंपनी, लेकिन सर्टन, एक वर्ड यूज किया गया सर्टन मतलब कुछ। आगे दूसरा बात कहा गया 7 लाख से ऊपर तक का इनकम टैक्स नहीं लग रहा है आम आदमियों पर। यह बात भी ध्यान रखें, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, यह भी देखा जाए। आगे बजट में एक और बात कहा गया, वो कहा गया ओवर द लास्ट 10 ईयर
द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैव मोर देन ट्रिपल्ड, मतलब 10 साल में डायरेक्ट टैक्स जो है 3 गुना हो चुका है। और रिटर्न फाइल जो हुआ है वो 2.4 टाइम्स हो चुका है 10 सालों में। टैक्स रिटर्न फाइल कितना हो चुका है? 2.4 टाइम्स, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना। आगे चलिए, रिडक्शन इन द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द रिटर्न, रिटर्न भरने में, टैक्स रिटर्न भरने में जो पहले एवरेज टाइम लगता था लोगों को वो 93 डेज था 2013-14 में, मतलब पूरा दिन आप उसी में लगे रहिए। ये घट करके 2023-24 में 10 दिन रह गया है। मतलब सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम जनताओं के लिए बहुत काम किया, ऐसा सरकार बाकायदा इस बात को कह रही है। आगे चला जाए, कुछ और बातें भी कही गई बजट में। बजट में कहा गया है कि जो एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी है, एवरेज औसत मासिक ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है, वो डबल हो गया है टू 1.66 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। 2024 के लिए ये बात कहा गया है कि जीएसटी जो एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है वो डबल होकर के कितना हो गया है? 1.66 लाख करोड़। ध्यान रखेंगे। एक बात और भी कहा गया है कि लगातार 2019 से सरकार जो है इंपोर्ट डिक्लाइन की ओर जो आगे बढ़ी है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि आयात में कमी की जा रही है। कैसे कैसे कमी हुआ उसका एक प्रारूप भी दिखाने का प्रयास किया गया है। क्या है जरा देखा जाए। कहा गया कि 47% एट इनलैंड कंटेनर डिपो, मतलब 27% की कमी देखी गई है इनलैंड, मतलब कि जमीन से जमीन जो अंदर आता है कंटेनर डिपो, वहां पर 47% की कमी देखी गई है। दूसरा, एयर कार्गो से जो आता है कंटेनर वगैरह, उसमें 28% की कमी देखी गई है। और जो सी पोर्ट्स के थ्रू यानी पानी के जहाजों से जो आता है कार्गोज, उसमें 27% की कमी देखी गई है। तो कुल मिलाकर के इंपोर्ट में लगातार कमी देखी गई है 19 से, और ये परसेंटेज 19 से है, न कि एक साल पहले का है। 19 से इतना परसेंट कम हुआ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे यहां पर कुछ और बातें की गई, कुछ डेटाज है, इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बजट के अकॉर्डिंग यदि है प्रोजेक्ट उड़ान आपको पढ़ना होगा तो यहां पर आप देख लीजिए। एक बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स था वो 74 था, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में नंबर ऑफ एयरपोर्ट हो गया है 149। थोड़ा ये जानने वाला चीज था, थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। एक पॉइंट यह भी है, यहां पर आप इसको भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड रेलवे रूट इन किलोमीटर। फाइनेंशियल ईयर 2015 में बजट कहता है कि किलोमीटर में है 22,224 इतना इलेक्ट्रिफिकेशन था, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में हो गया है 50,000 से भी ज्यादा रूट्स पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। तो इसको आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवेज में आप देख सकते हैं 2015 तक में 97,991 किलोमीटर है, यह बढ़कर के 1,44,000 हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ये कुछ डेटाज हैं, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। यहां पर कुछ और बातें भी कही गई है कि G20 का मीटिंग भारत कराने में सक्षम रहा। G20 पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और 60 जगह पर ये G20 का सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखेंगे। टूरिज्म भी भारत में बहुत सारा बढ़ रहा है। लक्षद्वीप का अलग से एक एग्जाम्पल दिया गया, तो जरूर देखिएगा लक्षद्वीप के बारे में। अभी हाल ही में पहले कारावती के में एक था हम लोगों का नेवल सेंटर, अब उसको मिनिकॉय भी कर दिया गया है, और मालदीव से मिनिकॉय की दूरी मात्र 125 किलोमीटर की रह गई। कारावती से पहले बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंस ऐसे हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कहा गया है कि 2017-18 में 6.1 था, 21-22 में 4.1 था, और अनएम्प्लॉयमेंट अब जो है 22-23 में 3.2 रह गया है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटाज है, जरा ध्यान रखेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग माना जा सकता है कि
12,000 करोड़ के आसपास में था डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब उससे बढ़ करके डिजिटल राइज इन द वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ चुका है, और लगभग यदि मैं कहूँ ये एग्जैक्ट फिगर तो यहाँ से नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यदि ये 16 है तो मोटा मोटी ये 14 तो जरूर होगा, 14 साढ़े 14 हजार करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है डिजिटल ट्रांजैक्शन का। पहले 2023 में कितना है, लगभग 12 से आसपास में अरब 14, इस बार फाइनेंशियल ईयर में 14 पार कर जाने की जरूरत है, 14,000 करोड़ का वॉल्यूम क्रॉस कर जाएगा। आगे चलिए जरा, कहा गया इसमें बहुत सारी बातें, इस बार के बजट में कुछ और बातें भी की गई, जरा देखते हैं क्या क्या बातें की गई है। पहला बात तो ये है कि नैनो डीएपी की बात की गई है, इसको बढ़ाना है, पहला पॉइंट। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत में इस बार के बजट में इसको इंक्लूड किया गया है, आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, ध्यान में रखेंगे, अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई हैं, उसको भी कहा गया है। आगे है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विल बी सेटअप, कहा गया है कि 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को सेटअप किया जाएगा, 5, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले आ जाते हैं, हम लोग एक बात करते हैं, वह है डीएपी, जो मैंने बात की नैनो डीएपी, इसके बारे में हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। यह है न्यूज अप्रैल 2023 का, और अमित शाह ने लॉन्च किया था नैनो डीएपी प्रोग्राम दिल्ली में। इसमें बाकायदा अपील की गई थी फार्मर्स को इस प्रोग्राम के थ्रू कि जैसे उन्होंने नैनो यूरिया को सक्सेसफुल बनाया, उसी ढंग से अब नैनो डीएपी को आप लोग सक्सेसफुल बनाएं, ऐसा अपील की गई थी। एक अनुमान के मुताबिक माना जाता है कि एक 500 ml का जो बोतल होता है नैनो डीएपी का, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 45 केजी का बैग जो होता है उसका, ठीक है, इसको बाद में आप ध्यान में रखेंगे। आगे आगे आइए, आत्मनिर्भर ऑयल सीड, मैंने जैसा कहा कि 2024-25 में यूनियन मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बाकायदा इसको कहा कि इसको लॉन्च किया है। स्ट्रेटेजी यही है कि भारत आत्मनिर्भर बने इन दी ऑयल सीड सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसैम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। आगे देखा जाए पीएम संपदा योजना के बारे में, मत्स्य संपदा योजना, इसके बारे में भी मैंने अभी थोड़ा देर पहले बात की थी, तो उसको भी देख लिया जाए। पीएम, इसमें बेसिकली 5 ईयर का प्रोग्राम है, ये लाया गया था 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना था। इसमें टारगेट यह रखा गया था कि इंक्रीजिंग द फिश प्रोडक्शन टू 22 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2024-25, जो 18-19 में कितना था, केवल 13.17 मिलियन, यहां से लेकर के यहां तक लाना था मछली प्रोडक्शन को। देखिए पीएम संपदा, मत्स्य संपदा योजना बेसिकली जो मछली पालन वगैरह से संबंधित किसान हैं, चाहे वो सी में हो या इनलैंड हो या सी में हो, उनके इनकम को बढ़ाना है, उनके इनकम को डबल भी करना है, इसी सब के लिए सब लाया गया था। पहला बात था कि इसमें यह था कि हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करें फिश का, 22 मिलियन कर दें 13 मिलियन से। दूसरा पॉइंट था, उसमें यह कहा गया था कि इनहेंसिंग एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी टू 5 टन पर हेक्टेयर फ्रॉम करंट नेशनल एवरेज 3 टन। मतलब करंट क्या था जब लाया गया था 20 में जब ये लाया गया था तो बोला गया कि अभी करंट में जो हम लोग का जो करंट नेशनल एवरेज है वो 3 टन है एक्वा कल्चर प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ा करके 5 टन करना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिश कंजप्शन के बारे में भी बात कहा गया कि 5 केजी से बढ़ा करके 12 केजी पर कैपिटा कर देना है, प्रत्येक व्यक्ति को कर देना है। ये सब बातें की गई। आगे और भी क्या बातें की गई जरा देखा जाए। इसमें कुछ इकोनॉमिकल बातें ये की गई कि फिशरीज सेक्टर जो है एग्रीकल्चर का, उसको जीएवी का अबाउट 9% से कर देना है, जो 2018-19 में था 7.28, मतलब उसको बढ़ा करके एग्रीकल्चर में 9% कर देना है।
ठीक है। डबलिंग एक्सपोर्ट अर्निंग, एक्सपोर्ट के अर्न को हम लोग को डबल कर देना है, बस इतना ही आप जान लें, ठीक है। ये बात भी इसमें की गई। प्राइवेट सेक्टर को इसमें प्रोत्साहित करना है कि वो आए और आकर के इन्वेस्ट करें, तो ये सब बातें भी मत्स्य संपदा योजना में की गई। आगे एक बात और भी कहा गया, जैसा मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट अनाउंस द फर्स्ट, गवर्नमेंट ने अभी 5, इस बार के बजट में 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की बात की है, लेकिन पहली बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2022 में तरीन इन अरुणाचल प्रदेश, वहां पर सबसे पहली बार एक कहा जाए इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क 2022 में स्टेब्लिश हुआ था अरुणाचल प्रदेश में तरीन में। इस बार के बजट में क्या है, निर्मला सीतारमण ने 5 कहा है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को स्टेब्लिश करना। आगे आइए, यदि आपसे प्रश्न में एक आ जाए, बाय चांस मान लेते हैं कि इस बार महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल प्रोग्राम जिसको आप मनरेगा कहते हैं, बजट में इसका प्रावधान घटा दिया गया है, पैसा अलॉट जो किया गया कम कर दिया, गलत, बिल्कुल गलत। 23-24 में 60,000 करोड़ रुपया था, उसको बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, ध्यान में रखिए। मनरेगा आपको पता है कि 2005 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको चलाता है। इसका ये एक गारंटी योजना है, विश्व की शायद सबसे बड़ी गारंटी योजना, जो इस बात को बोलती है कि 100 दिन का मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एल्डर मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस। किसी भी रूरल हाउस का कोई भी एल्डर पर्सन यदि काम करना चाहता है, विलिंग टू डू वर्क, उसको हम काम मुहैया कराएंगे। बेसिकली अनस्किल्ड वर्क के लिए था और मैनुअल वर्क के लिए है, अनस्किल्ड लोग और मैनुअल वर्क के लिए। इसमें एक बात यह भी था कि यह बात कहा गया कि कम से कम 113 जो बेनिफिट है वो विमेंस को मिले। ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, आप ध्यान रखें। जैसे ही कोई व्यक्ति मनरेगा के बारे में बोलता है कि मुझे मनरेगा चाहिए, तो सरकार को उसको 15 दिन में उसके डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। ध्यान में रखा जाए, कितने दिन? 15 दिन। यहां पर ध्यान रखेंगे, ग्राम सभा जो है वो वर्क अलॉट करती है, ग्राम सभा ही निर्धारित करती है कि कौन से वर्क किया जाए, इसमें ध्यान में रखेंगे। अब समझिए बाय चांस कि 15 दिनों में वह नहीं दे पाया काम, तो फिर क्या होगा? एटलीस्ट 1/4 ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड हाफ फॉर द मिनिमम वेजेस देयर आफ्टर। कम से कम 1/4 जो भी वेज हो, मान लेते 250 रुपया प्रत्येक दिन है, तो उसका 1/4 आपको 30 दिन तक देना पड़ेगा, 15 दिन के बाद से, और उसके बाद आधा देना पड़ेगा। यह बकायदा कहा गया है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, मनरेगा वर्कर के लिए कहा गया है, यदि वो काम की तलाश करना चाहता है तो 5 किलोमीटर के अंदर में देना पड़ेगा, इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। और हाँ, यदि 5 किलोमीटर से बाहर है तो अलाउंस में 10% उसको और बढ़ाना पड़ेगा वेजेस को। तो ये आपने देखा। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, बजट में कुछ और बातें भी की गई। बजट में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात की गई। बाकायदा कहा गया कि और बहुत सरकार सीरियस है, इसको जरूर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो ज़्यादा अच्छा होगा। जरूर इसको पढ़िए, क्योंकि यदि भारत को नेट 2070 तक जीरो होना है, नेट जीरो का मतलब होता है कार्बन की समाप्ति नहीं, जितना कार्बन इमर्शन होता है उतना भी एब्जॉर्ब भी हो जाए, जितना इमर्शन हो उतना ही सिंक बनाया जाए, कार्बन सिंक जो उसको एब्जॉर्ब कर ले, इसको बोलते हैं नेट जीरो। तो इसमें जो पैसा अलॉट किया गया बहुत किया गया, पहले इससे पहले वाले में लगभग 300 करोड़ रुपए था, इसको बढ़ा करके 600 करोड़ रुपया कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये आया था 15 अगस्त 2021 को, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, और 75वां जो हम लोग का स्वतंत्रता दिवस था उसी के उपलक्ष्य में ये मिशन लाया गया था। और इसका बाकायदा है, मिशन का जो मोटो है वो यही है कि हम अपना जो डिपेंडेंसी है जो फॉसिल फ्यूल्स पर उसको कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा अपना डिपेंडेंसी करें, ताकि जो कार्बन इमर्शन है वो कम से कम होता जाए। बाकी आप जरूर इसको पूरा देखेंगे। चलिए, आज की बजट यहीं तक थी, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी लगभग वो मैंने आप लोग को बताई। बजट से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे। जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि इस बार का बजट जो अंतरिम बजट है, तो इसको ऐसा ना माने कि पहली बार हुआ, कई बार भारत में अंतरिम बजट हो चुके हैं। सनमुखन जो चेट्टी थे, सनमुखन चेट्टी
स्वतंत्र भारत के यदि कहा जाए, जो पहला बजट पेश किया गया था स्वतंत्र भारत में, उसको पेश किया था सनमुखन चेट, कहा जाए तो 7.5 महीने का ही था। जॉन मथाई पहले व्यक्ति थे गणतंत्र भारत के जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश किया था। पहली बार हिंदी में बजट 55-56 के बजट में आया था और वित्त मंत्री थे उसमें देशमुख साहब। प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ और यदि कहा जाए रोल भी अदा किया कुछ प्रधानमंत्रियों ने, वित्त मंत्री का, और बजट भी पेश किया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इंदर सिंह गुजराल। ये 4 ऐसे हैं प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे और बजट पेश किया। 1958 तक 59 से बजट जो पेश किया जाता है वो 28 फरवरी को पेश किया जा रहा था और उस समय नेहरू जी ने पेश किया था। वहाँ से एक परंपरा चालू हुई। 2017-18 के बजट में फिर ये दोबारा 1 फरवरी को हुआ। सबसे ज़्यादा बजट जो पेश किया है मोरारजी देसाई ने किया है 10 बार, चिदम्बरम साहब ने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार। हेमवती नंदन बहुगुणा जो थे और केसी नियोगी, ये ऐसे 2 फाइनेंस मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने कभी भी कोई बजट पेश नहीं किया। ठीक है, फिर कुछ वित्त मंत्री भी रहे जो प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई 1, चौधरी चरण सिंह 2, पीवी नरसिम्हा राव 3, विश्वनाथ प्रताप सिंह 3 और मनमोहन सिंह 4। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले वित्त मंत्री रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने। अमूमन ऐसा होता है कि बजट पेश करने के 75 दिनों में बजट को पास करना पड़ता है। 17-18 में रेलवे बजट जो अलग से होता था वह बंद हो गया और 1926 से अलग हुआ था। 1924 में एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर ऐसा हुआ था 1926 से। बाद में 17-18 के बजट में दोनों को मर्ज कर दिया गया। जेंडर बजटिंग की शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 1984 में, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1991-92 का बजट जिसमें एलपीजी आया था, आप जानते हैं इस बात को। उस बजट को एपोकल बजट भी कहा जाता है क्योंकि उसमें एलपीजी आया था, बहुत सारी बातें की गई थी। 2002-2003 का बजट रोल बैक बजट कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी बातें जो की गई, घोषणा की गई थी, उसको वापस ले लिया गया था। 1997-98 के बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है, चिदम्बरम साहब ने पेश किया था और यहीं से टैक्स में एक तरह से डायरेक्ट टैक्स में कमी होना शुरू हुआ था। बहुत सारी बातें और भी हैं, कभी किसी और दिन मिलते हैं फिर। नमस्कार।